Scary story. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जो शुरू तो हुआ था महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक आम सी बस में, लेकिन उसकी मंजिल शायद इस दुनिया में थी ही नहीं। ये कहानी है सुरेश माने की, एक ऐसा नाम जो एसटी डिपो में इज्जत और भरोसे का दूसरा नाम था। 22 साल का तजुर्बा, हजारों बार मुंबई गोवा हाईवे पर बस चलाना, जिसमें से सैकड़ों बार रात के अंधेरे में कशेडी घाट के खतरनाक मोड़ों को काटना, सुरेश के लिए यह रोज का काम था। वो उन लोगों में से थे जो भूत प्रेत को मन का वहम और अंधेरे से डरने वालों की कहानियां मानते थे। वो कहते थे असली भूत तो घाट के वो मोड़ हैं जहां एक चूक हुई और गाड़ी सीधी खाई में। पर वो ये नहीं जानते थे कि कभी कभी उन मोड़ों पर सिर्फ गाड़ी ही नहीं फिसलती, जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी लकीर भी फिसल जाती है। आज की कहानी उस रात की है जब सुरेश माने कशेडी घाट से जिंदा बचकर निकल आए थे। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और बत्तियां बुझा दीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं सुरेश माने के उस आखिरी सफर पर। मंगलवार की वो शाम भी बाकी शामों जैसी ही थी, उमस भरी चिपचिपी। आसमान में बादल ऐसे घुमर रहे थे जैसे किसी ने काली स्याही की बोतल उलट दी हो। पोलादपुर का एसटी डिपो अपनी रोजमर्रा की गहमा गहमी में डूबा हुआ था। बसों के हॉर्न, कंडक्टरों की आवाजें, चाय की टपरी पर होती बहसें और हवा में डीजल की एक जानी पहचानी गंध। इसी भीड़ का एक हिस्सा थे सुरेश माने। खाकी वर्दी की बाहें कोहनी तक चढ़ी हुई, चेहरे पर एक स्थायी थकान मिश्रित मुस्कान और हाथ में चाय का स्टील का गिलास। वो अपने कंडक्टर बालू के साथ खड़े थे। बालू 20-22 साल का एक दुबला पतला लड़का जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। सुरेश ने चाय का एक घूंट भरा और आसमान की तरफ देखा। बारिश तो होकर रहेगी और जोर की होगी। कशेरी चलने से पहले ही पकड़ लेगी हमें। तू बस नजर रखना कोई जानवर वानवर ना आ जाए सड़क पर। ये उनकी रात की 9:30 बजे वाली पोलादपुर खेड़ बस थी। इसे रात रानी भी कहते थे डिपो वाले, क्योंकि ये घाट के रास्ते जाने वाली आखिरी बसों में से एक थी। इस वक्त ज्यादातर सवारियां नहीं मिलती थीं। जो होते थे वो या तो आसपास के गांव के मजदूर होते थे या कोई जरूरी काम से फंसा हुआ मुसाफिर। आज भी बस लगभग खाली ही थी। कुल मिलाकर 7-8 लोग पूरी बस में बिखरे हुए थे। एक बूढ़ी अम्मा आगे की सीट पर बैठी थीं। 2-3 नौजवान लड़के पीछे की सीटों पर कब्जा जमाए अपने मोबाइल में डूबे हुए थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था, जैसे कुछ तलाश रहा हो। चलो बालू, हिसाब बाद में करना, सुरेश ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। उन्होंने अपनी सीट के ऊपर बने छोटे से मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति को छुआ, माथे से लगाया और बस का दरवाजा बंद करने का इशारा किया। इंजन एक घरघराहट के साथ जिंदा हुआ और बस धीरे धीरे डिपो की रोशनी को पीछे छोड़ती हुई हाईवे के अंधेरे में समा गई। सफर का पहला आधा घंटा सामान्य था, बस अपनी लय में चल रही थी। वाइपर बारिश की पहली बूंदों को शीशे से साफ करने की कोशिश कर रहे थे। अंदर पीली मध्यम रोशनी में बैठे यात्री ऊँघ रहे थे। बालू ने सबसे टिकट काट लिए थे और अब वो भी आगे ड्राइवर केबिन के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया था। काका, बेटी के कॉलेज का क्या हुआ?
एडमिशन मिला? बालू ने बातचीत शुरू की। सुरेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये उनका दुखती रग भी थी और सबसे बड़ा सपना भी। पुणे के कॉलेज में लिस्ट में नाम तो आ गया है, बस फीस का इंतजाम करना है अगले महीने। उनकी आवाज में एक पिता का गर्व और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। भालू ने चेक कर कहा, अरे वाह, पार्टी तो बनती है फिर। हाँ जरूर, पहले ये घाट तो पार कर लें। सुरेश ने कहा और उनका पूरा ध्यान अब सड़क पर था। बस अब कशेड़ी घाट की चढ़ाई शुरू करने वाली थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था जो रात में और भी काला और भयावह लगता था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। ले, शुरू हो गया तांडव। सुरेश बुदबुदाए। कशेड़ी घाट ड्राइवर्स के लिए ये एक चुनौती थी। तीखे अंधे मोड़, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़। दिन में भी यहाँ गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था और रात में बारिश में तो ये मौत का कुआं बन जाता था। पर सुरेश के लिए ये घर के आंगन जैसा था। उन्हें हर मोड़, हर ढलान, हर गड्ढा याद था। उनका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर किसी मंझे हुए कलाकार की तरह घूम रहा था। जैसे जैसे बस घाट में ऊपर चढ़ती गई, बाहर का अंधेरा और घना होता गया। जंगल की आवाज़ें, झिंगुरों का शोर, सब बारिश की आवाज़ में दब चुका था। बस की हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की धाराओं से कटकर एक धुंधला सा रास्ता बना रही थी। बालू अब ऊँघने लगा था। पीछे बैठे यात्री भी नींद के आगोश में थे। बस में सिर्फ इंजन की घरघराहट, बारिश का शोर और वाइपर की स्विच की आवाज़ थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो सुरेश को आज कुछ खटक रहा था। आमतौर पर इस वक्त भी ट्रक और दूसरी गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती थी, पर आज दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी की लाइट नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घाट में, इस बारिश में, इस रात में वो और उनकी बस बिल्कुल अकेले थे। घाट का लगभग आधा रास्ता पार हो चुका था। सुरेश पूरी तरह से ड्राइविंग में मग्न थे। उनका ध्यान सड़क के हर इंच पर था। तभी एक अजीब सी बात हुई। बस का पुराना रेडियो जो कब से बंद पड़ा था, अचानक एक खरखराहट के साथ चालू हो गया। उन्होंने रेडियो की तरफ देखा। वो बंद था। यह बकवास है। वो बुदबुदाए और उसे बंद करने के लिए नॉब घुमाया, पर खरखराहट बंद नहीं हुई। वो बढ़ते ही जा रही थी। उन्होंने 2-3 बार नॉब को पटका, पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है बारिश का पानी चला गया है अंदर, उन्होंने सोचा और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। पर अब उस खरखराहट के बीच से कुछ और भी सुनाई दे रहा था। फुसफुसाहट, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हैं। सुरेश को हल्का सा असहज महसूस हुआ। उन्होंने बालू की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। उसका सिर खिड़की से टिका हुआ था। सुरेश ने गहरी सांस ली। उम्र हो रही है मेरी, अब ये सब वहम होने लगा है। उन्होंने अपना ध्यान वापस सड़क पर लगाया। एक तीखा मोड़ आया। उन्होंने कुशलता से बस को मोड़ा और तभी उनकी नजर अपने ऊपर लगे रियर व्यू मिरर पर पड़ी और एक पल के लिए उनकी सांस
अटक गई। बस की सबसे पिछली सीट पर, जहां पहले कोई नहीं था, अब एक परछाई बैठी थी। एक औरत। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरे पर गिरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। गहरे रंग की साड़ी पहनी थी जो बारिश में भीगकर शरीर से चिपकी हुई थी। सुरेश का दिल जोर से धड़का। ये कब चढ़ी बस में? उन्होंने सोचा। उन्हें याद नहीं था कि डिपो के बाद उन्होंने कहीं बस रोकी हो। भालू ने भी किसी नई सवारी का जिक्र नहीं किया था। शायद अंधेरे में उन्हें ठीक से दिखा नहीं होगा। शायद वो पहले से ही बैठी हो और वो ध्यान न दे पाए हो। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की। वो एक अनुभवी ड्राइवर थे। ऐसी छोटी मोटी बातों से घबराने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से मिरर में देखा। वो औरत अब भी वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत, स्थिर। सुरेश ने गला साफ किया। कौन है पीछे? उतरना है। उनकी आवाज उम्मीद से ज्यादा कांप गई थी। कोई जवाब नहीं आया। पीछे से सिर्फ बारिश और इंजन का शोर आया। औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं। अब सुरेश के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था। उन्हें ठंड लगने लगी थी, जबकि बाहर उमस थी। रेडियो की फुसफुसाहट अब थोड़ी और साफ हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, यही उतारो। सुरेश ने तय किया कि वो इस पहेली को अभी सुलझाएंगे। उन्होंने बालू को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर फिर रुक गए। अगर ये उनका वहम निकला तो लड़का हंसेगा। उन्होंने एक और बार मिरर में झांका और इस बार उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत अब पिछली सीट पर नहीं थी। वो 2 सीट आगे आ गई थी, बिना कोई आवाज किए, बिना हिले डुले। एक पल पहले वो पीछे थी, अब वो आगे थी, जैसे किसी ने तस्वीर बदल दी हो। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेश के मुंह से निकला। उनका 22 साल का तजुर्बा, उनका तर्क, उनका आत्मविश्वास सब एक पल में बिखरने लगा था। ये वो डर नहीं था जो खाई में गिरने से लगता है। ये एक अनजाना, अनकहा डर था जो रूह कंपा देता है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर जोर से चिल्लाए, अरे कौन है भाई पीछे? एक हरकत हुई। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल अब भी चेहरे पर थे, पर सुरेश को उन बालों के बीच से 2 आंखें चमकती हुई दिखी। वो आंखें, उनमें कोई भाव नहीं था। वो बस उन्हें घूर रही थी। खाली, गहरी, पथरीली आंखें। और तभी रेडियो की फुसफुसाहट एक साफ, पतली औरत की आवाज में बदल रही। आवाज कह रही थी, सुरेश का पूरा शरीर कांप गया। ये आवाज उस औरत की थी, पर उसके होंठ तो हिले भी नहीं थे। और वो जिस मोड़ की बात कर रही थी, वो घाट का सबसे बदनाम, सबसे खतरनाक मोड़ था। मृत्यु वड़न, मौत का मोड़, जहां सबसे ज्यादा हादसे हुए थे। सुरेश ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उन्होंने तय कर लिया, वो बस नहीं रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें बस इस घाट से बाहर निकलना है। उन्होंने मिरर में देखना बंद कर दिया। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ आगे की सड़क पर था। उन्होंने बस की रफ्तार बढ़ा दी। बारिश और तेज हो गई थी। वाइपर अब पूरी रफ्तार से चल रहे थे, फिर भी शीशा साफ नहीं हो रहा था।
नींद मनी में डूबे बालू ने बड़बड़ाया। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें सड़क पर गड़ी थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा उन्हें घूर रहा है। गर्दन के पिछले हिस्से पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। सुरेश ने कसम खा ली थी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, न मिरर में न असल में। उनका एक ही लक्ष्य था, बस को भगाना, जितना तेज हो सके उतना तेज। उन्हें पता था कि इस मौसम में इस रास्ते पर तेज चलाना आत्महत्या करने जैसा है, पर उस वक्त बस में जो एहसास हो रहा था वो आत्महत्या से भी बदतर था। उन्होंने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया। पुरानी एसटी बस अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगी। इंजन करा रहा था, बस के पुर्जे हिल रहे थे। पीछे बैठे यात्री भी शायद इस झटके से जाग गए थे, पर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। शायद ड्राइवर का तनाव और बस की रफ्तार ने उन्हें खामोश कर दिया था। मृत्यु वलन अब करीब आ रहा था। सुरेश को वो मोड़ अच्छी तरह पता था, एक अंधा 90 डिग्री का मोड़, जिसके तुरंत बाद एक गहरी ढलान थी।